नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे साथियों, ये आपके लिए बहुत ही बेहद खास वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ओपीएस आखिर है क्या, क्योंकि ये चीज आपको समझ में अभी तक किसी ने समझाया नहीं होगा कि आखिर वो चीज क्या है जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमको ओपीएस चाहिए। एक पक्ष कहता है हमको हूबहू ओपीएस चाहिए, एक पक्ष कहता है कि हमें कुछ भी दे दो, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन हमें ओपीएस जैसी चीज। तो वो जैसी चीज क्या है और वो पाने का रास्ता क्या है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी हैं। तो मंजीत जी, आप कहते हैं कि नाम भले सरकार कुछ भी रख दे, मोदी पेंशन स्कीम रख दे, जो रखना है रख दे, लेकिन हमें ओल्ड पेंशन वाली सुविधा दे दे, है ना। और बीच में आपने एक दिन यह भी बताया कि जो यूपीएस है, यूपीएस का रास्ता जो है, ओपीएस का रास्ता जो इस यूपीएस में कुछ खुला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके बारे में लोग आपको अक्सर निशाने पर भी लेते हैं कि आप सरकार की तरफ से बात करते हैं ना, आप सरकार का पक्ष लेते हैं। तो ठीक है, हम अब लोग कहते हैं, हम आज आपके पास भी मौका है जी, आप वो बात जो अपनी बात आप कहते हैं जी, शायद हमें विस्तार से चर्चा करने का उस पर मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपके पास ये मौका है कि आप वो बात मुझे समझा कर बताएं, मुझे यानी कि दर्शक भी समझ लेंगे इस बहाने कि आप ये बात कैसे कहते हैं कि यूपीएस का ओपीएस का जो रास्ता है वो यूपीएस होके जा रहा है और सरकार उसमें क्या कर दे, ये यही यूपीएस या यही एनपीएस वो ओपीएस का शक्ल ले लेता है। और आपने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री ऑफिस को, जिसमें आपने 4 पॉइंट सुझाए थे कि इन 4 पॉइंट्स को अगर सरकार को ओपीएस के नाम से परहेज है या ओपीएस से, तो इन 4 पॉइंट को अगर सरकार शामिल कर लेती, चाहे एनपीएस में या यूपीएस में या मोदी पेंशन स्कीम में एनपीएस में, ये ओपीएस हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वो आप मुझे समझाइए कि आखिर वो रास्ता क्या है जिसकी चर्चा आप करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है और इसे आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे ओपीएस यानी जो एनपीएस अभी है और जो यूपीएस अभी आने वाला है, घोषणा हो गई, अब गजट आने वाला है, ये एनपीएस और यूपीएस कैसे ओपीएस हो सकता है वो मंजीत जी बताएंगे। जी चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक भी ये बात पहुंचेगी। तो मैं अक्सर बोलता हूं, आपने एक बात कही, बड़ी अच्छी कही कि आप सरकार के पक्ष में बोलते हैं। मैंने कहता ये आपके ऊपर लोग निशाना लेते हैं, लगाते हैं। ये निशाने की बात नहीं है। देखिए, सरकार और पार्टी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई भी पार्टी सत्ता में चुन करके आने के बाद सरकार कहलाती है। हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में चुन करके आ रही है, क्योंकि हम यहाँ 30-35 साल के लिए आते हैं सेवाओं में और रिटायरमेंट तक काम करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, पार्टी के साथ काम नहीं करते। हम सरकार का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में जीत करके आती, जो भी आएगी हम उसके साथ काम करते हैं। हमारे लिए वो सरकार होती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, या फिर स्टेट में वो गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट होती है। अब बात करते हैं कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस की। ऐसे समझते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, मतलब आप ये समझाना चाह रहे थे, हम लोग आपसे ये समझना चाह रहे थे आज के इस वीडियो में कि आखिर वो क्या 4 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप अक्सर बात करते हैं। मैं उसी पे आता हूँ। इस पॉइंट को अगर हम एनपीएस चाहे यूपीएस, इस दोनों में अगर वो शामिल कर दे तो ये ओपीएस बन जाएगी। बिल्कुल, ओपीएस जैसे एनपीएस को केवल 2 मॉडिफिकेशन के साथ, केवल 2 अमेंडमेंट के साथ कंप्लीटली हूबहू, जिसको आप ओपीएस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। अब वो कौन से 2 बदलाव होंगे वो हम आपको अभी समझाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 बदलाव। अभी का जो हमारा एनपीएस है जी, उसमें केवल 2 बदलाव, सिर्फ 2 बदलाव, बहुत छोटे बदलाव। अच्छा। और वो कन्वर्ट हो जाएगी ओपीएस में। फिर उसका नाम चाहे आप ओपीएस रखो, नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दो, अमित शाह पेंशन स्कीम रख दो, या कुछ और रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बन ओपीएस जाएगी। ओपीएस नाम पहले भी नहीं था, उसका नाम था पेंशन रूल्स 1986, जो कि 1972 सीसीएस एक्ट में दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 ऐसे, केवल 2 बदलाव। अरे भाई बताइए 2। मैं वही बताना चाह रहा हूं, लेकिन पहले आप समझिए कि एनपीएस और ओपीएस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वो 2 बदलाव भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। पहले जो 2004 से पहले की जो व्यवस्था चलती थी,
किसी भी कर्मचारी को 8% का कंट्रीब्यूशन देना ही देना पड़ता था, जिसको हम जीपीएफ कहते थे। क्या कहते थे उसको? जीपीएफ कहते थे। और 8% आपकी सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 8% कटता ही कटता था। ठीक है, आप मैक्सिमम जितना चाहते उतना कटवा लेते। आपके पैसे पर ब्याज की गारंटी थी, आप अपने पैसे को जब जरूरत पड़ती निकाल सकते थे। नौकरी छोड़ देते पूरा निकाल लेते, आप रिटायर हो जाते पूरा पैसा निकाल लेते। मतलब कोई बंदिश नहीं था, बंदिश 25 साल 20 साल ब्याज की उस पे गारंटी थी, ब्याज की गारंटी थी। और जब रिटायर किए या बीआरएस लिए तो आपका पैसा निकाल लेते, आपका पैसा आपके पास, आपका पैसा आपको मिल जाता था। उसको कहते थे जीपीएफ, ठीक है, यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, ग्रुप या जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब क्या किया एनपीएस में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 8% की जगह हम 10% काटेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो एनपीएस में बेसिक प्लस डीए का कितना कटता है कर्मचारी का? 10% हो गया। कर्मचारी आज भी आजाद है, वो चाहे जितना कटवा दे, मैक्सिमम उसकी अपनी क्षमता है। अच्छा, वो आगे हाँ 10 से बिल्कुल, ज्यादा आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप कटवा सकते हैं। अब क्या है, जीपीएफ में ब्याज की गारंटी थी 7.1% की। आज भी जो जीपीएफ जो लोग कट रहा है, जिनका पुराना पेंशन चल रहा है, उनको 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार देती है। ठीक है। अब एनपीएस में क्या है, गारंटी नहीं है, वो चूंकि मार्केट में है। भले ही एनपीएस में अभी तक जो ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है वो 7.1 से कहीं ज्यादा मिल रहा है, 2% से ज्यादा मिल रहा है, मतलब 9.5% से आज वो कुछ भी हो सकता है। वो नीचे भी आ जाता है, कभी नीचे भी। यही रिस्क है, बिल्कुल यही रिस्क है जिसको कि दूर करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए ताकि आप समझ पाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अब रही बात, जैसे आप नौकरी छोड़ते हैं एनपीएस में, तो वो अपना पूरा कॉर्पस आप निकाल नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि वो पेंशन के लिए उन्होंने, सरकार ने उसको एडजस्ट कर दिया है। कुछ हिस्सा निकाल पाएंगे उसमें से। आप रिटायर हो जाते हैं, उस केस में जो पैसा आपका 10% कटा है वो सारा का सारा आपको मिल जाता है। अच्छा, मेरा 10% या जितना कटा है मैंने कटाया है, उससे ज्यादा मिलता है हमको मिल जा रहा है। हाँ, उससे ज्यादा मिलता है। अब देखिए, समझिए कैसे ज्यादा कैसे मिलता है। आपका कटता है 10 रुपए, परसेंटेज हटा देते हैं हम, 10 रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना, अनुपात का मामला है, वो सेम रहेगा। ठीक है। आपका कटा 10 रुपए, सरकार ने डाला 14 रुपए, हो गया कितना? 24 रुपए। रिटायरमेंट पे आपको 60% वापस करेगी सरकार। 24 का 60% कितना हुआ? 14 रुपए 40 पैसे। डाला कितना था आपने? 10%। मिला कितना? 14 रुपए 40 पैसे, यानी 40.40% आपको ज्यादा दिया सरकार ने। ठीक है ना। रिटर्न की गारंटी भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक तरीके से वो 40.40% रिटर्न के रूप में आपको ज्यादा दे रही है। तो यानी आपका पैसा तो आपको वापस मिल गया। अब बचा कितना? 60%, यानी 9 रुपए 60 पैसे वहां पर बचे। उसकी आपको एन्युटी खरीदनी है। एन्युटी 2 तरह की है। 40% बचा। हाँ, तो 9 रुपए 60 पैसे बचा ना। 40%, 24 रुपए का 40% कितना हुआ? 9 रुपए 60 पैसे। वो जो बचा उसको आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है विदाउट आरओपी और दूसरा है विद आरओपी। विद आरओपी का मतलब विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि 9 रुपए 60 पैसे जिस भी कंपनी को आप देंगे, वो कंपनी आपको एन्युटी के रूप में पेंशन देगी आप। अच्छा, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी मार्केट में जिससे खरीदो, अब देखिए समझिए, विद आरओपी का मतलब समझिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने किसी कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और विद आरओपी वाली आपने पेंशन प्लान खरीदा, तो उसने आपको 400 रुपए, 1 लाख रुपए पर 400 रुपए महीना पेंशन देना शुरू किया। मान लीजिए 5 साल लेकर के पेंशन आदमी मर गया, तो उसकी पत्नी जिंदा है ना, तो सेम टू सेम पेंशन उसकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाएगी। यानी जो 400 रुपए मिल रहे थे वो उसकी पत्नी को 400 मिलेंगे। यहाँ कटौती नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ना, क्लियर। वो मिलना, मान लीजिए 5-6 साल बाद पत्नी भी गुजर गई, वो भी मर गई। बच्चे तो माइनर होंगे नहीं, बच्चे बड़े हो चुके होंगे। तो चूंकि आपने विद आरओपी लिया था, यानी कि विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लिया था, तो जो 1 लाख रुपए आपने वहां जमा किए थे, जिसकी आपने एन्युटी खरीदी थी, वो अब 1 लाख रुपए उठा करके आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यानी एनपीएस में पूरा पैसा आपका अपना हो जाता है। पहला है विद आरओपी। अब आइए विदाउट आरओपी, क्योंकि 2 प्लान है। अब अगर आपने कहा कि नहीं भाई, हमको जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे अच्छी पेंशन मिल जाए, मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो आपने खरीद लिया विदाउट आरओपी, यानी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो 1 लाख रुपए उसको दिए,
अभी कितनी मिल रही थी आपको पेंशन? 500 रुपए। अच्छा। अब वो उसने बढ़ा करके कर दिया 600 रुपए। अब आपको 1 लाख रुपए पर 600 रुपए पेंशन मिलेगी। आप नहीं रह गए तो आपकी पत्नी को वही 600 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी नहीं रह गई तो काम खत्म, आदमी खत्म, काम खत्म, यानी वो पैसा अब उस कंपनी का हो गया। ये दोनों में अंतर है। यानी कि जो विदाउट आरोपी है वो एक तरह से जीपीएफ वाला भी है, अगर हम वो छोड़ दें तो जी। जो आप जो फिक्स्ड वाला करते हैं, मतलब ना कि हमको एश्योर्ड रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिंक बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा कटा प्लस सरकार ने जो पैसा डाला, अब ये सारा का सारा एक तरह से आपका हो गया। ये सरकार वापस नहीं लेती है, वो या तो आप लेंगे या आपकी इच्छा पर वो कंपनी ले लेगी। अगर आप विदाउट आरोपी लेंगे तो वो कंपनी का हो जाएगा 40%। आप मैक्सिमम चाहे तो उस अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 60% ना लें, रिटायरमेंट पे कम ले लें, और पेंशन के लिए एन्युटी फंड बढ़ा लें, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब आते हैं कि ओपीएस में क्या था भाई, रिटायर हुए, आपने जितना पैसा कटवाया था आपने ले लिया, निकल गए। अब सरकार आपको 50% देती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में तो 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही 50% पेंशन देती थी। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नौकरी करने के बाद, मतलब साल की जो है नौकरी की अवधि जो है अलग अलग है। जैसे राजस्थान में 28 साल की नौकरी करने के बाद 50% पेंशन का प्रोविजन है। अगर हम बात करें पंजाब की, वहां 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% पेंशन का प्रोविजन है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां 33 इयर्स की नौकरी पूरी करने के बाद ही 50% पेंशन मिलती है। तो इन स्टेट्स में मैक्सिमम लोगों की इतनी नौकरी ही नहीं हो पाती कि उनको 50% ओपीएस में भी पेंशन मिले। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। यानी जो हमारा वाला जो पैसा आज भी एनपीएस में कट रहा है, उस पर केवल एक कमी बची, मार्केट लिंक वाला। हाँ, मतलब उस पर जो ब्याज की गारंटी है वो नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है वो, लेकिन है सेम टू सेम जीपीएफ की तरह। तो सरकार से हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हमारे पैसे को, हमारे वाले कंट्रीब्यूशन को आप फ्री कर दो। हम जब चाहें जितना चाहें निकाल लें, जीपीएफ की तरह। हम नौकरी छोड़ दें तो पूरा पैसा निकाल लें, और रिटायरमेंट पर भी हमें 60% मत दो, हमें हमारा वाला हिस्सा वापस कर दो। आप 40.40% एक्स्ट्रा दे रहे हो ना रिटायरमेंट पर, हमें एक्स्ट्रा मत दो, हमें हमारा वाला जितना पैसा था वो दे दो। 10% 20% जितना मैंने कटाया उतना दे हमें दे दो, ब्याज सहित। तो ब्याज की गारंटी दे दो, ठीक है ना। तो हमारा पैसा क्या बन गया? जीपीएफ बन गया। अब नाम उसका जीपीएफ भले ही ना रखा जाए, लेकिन हमारा पैसा बन गया जीपीएफ। दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात हमने सरकार से ये कही कि भाई कोई आदमी 30 साल 35 साल 40 साल तक नौकरी करता है, और उस इतने लंबी नौकरी करने के बाद जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर महीने सैलरी का 14%, मान लीजिए मेरी नौकरी 34 साल की है, तो 34 साल तक गवर्नमेंट ने मुझे सैलरी का 14% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया। उधर मैंने केवल अपना ही पैसा निकाला, तो जब मैं केवल अपना पैसा लेकर के निकला तो 45.83% फंड मैंने कम लिया। अच्छा, है ना भाई। देखिए 10 + 14 = 24, उसका 60% होता है 14 रुपए 40 पैसे। लेकिन मैंने कहा मेरा वाला 10 रुपए ही मुझे वापस कर दो, तो बच गया 14। तो 9 और 5 14, तो 5 14 का 5 कितना परसेंट है? 45.83%। यानी पहले जिस पैसे की हमें एन्युटी लेनी पड़ती, जहां 100 रुपए की, वहां अब एन्युटी लेने के लिए 145 रुपए होंगे। समझ गए ना? 45.83% ज्यादा फंड बचेगा। अब मेरी सरकार से ये दलील है कि कोई आदमी है, जैसे उसको लगता है कि उसको कोई गंभीर बीमारी है, मान लीजिए कैंसर है, उसको लगता है वो 2-4 साल का मेहमान है, नहीं ज्यादा दिन जिंदा रहेगा, उसका कार्पस इकट्ठा हो गया है, सरकार वाला कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 1 करोड़ हो गया, सपोज दैट 1 करोड़ हो गया, वो सोच रहा है कि मेरा 2-4 महीने में का मेहमान हूं, नहीं बचेगा। उसकी पत्नी मान लीजिए नौकरी में पहले से ही नौकरी के दरमियान गुजर चुकी, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो उसने सोचा मैं रहूंगा नहीं तो मुझे पेंशन मान लीजिए 1 लाख रुपए की मिलेगी, लेकिन जिस दिन वो मर जाएगा, उसकी अगर पत्नी जिंदा है तो उसे 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी, क्योंकि फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में 60% रह जाती है, कम हो जाती है। एनपीएस में पेंशन कभी कम नहीं होती, वो फिक्स है। हाँ, वो बढ़ती भी नहीं है तो कम भी नहीं होती है, ये है उसमें। तो उसने सोचा कि अगर 4 महीने बाद जब मैं मर जाऊंगा तो 1 लाख रुपए लेकर के 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने में मान लो 10 लाख ले लिया पेंशन, 15 लाख ले लिया, मरने के बाद कहानी खत्म, क्योंकि बच्चे तो माइनर होंगे नहीं, बच्चे तो बड़े हो चुके होंगे, तो बच्चों को तो कुछ मिलना नहीं।
तो उसने सोचा कि कम से कम गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ रुपए है, तो उससे जो मुझे एन्युटी मिलेगी मैं लूंगा विद आरओपी, यानी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो पेंशन भले ही मुझे 50,000, 60,000, 70,000 मिले, 30-40% कम मिली, लेकिन उसके ना रहने के बाद भी वो 1 करोड़ का जिसको फंड, जिसकी एन्युटी खरीदी थी, वो किसको मिल जाएगा? उसके बच्चों को। तो वो मरने के बाद भी एक गिफ्ट दे जाएगा। इस मामले में एनपीएस कुछ हद तक मैं कहूंगा एक ऐसे केसेस में जहां लोग लंबी जिंदगी नहीं जिएंगे तो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। हम अब यहाँ पे सरकार से क्या कह रहे हैं? आपने 30 साल, 35 साल, 34 साल, जितने दिन तक जिसने नौकरी की उतने साल तक आपने 14% कंट्रीब्यूशन किया, वो जितना भी इकट्ठा हो गया उस कर्मचारी से अब आप पूछ लो, ऑप्शन दे दो कि क्या वो किधर जाना कि वो अगर एनपीएस लेना चाहता है तो वो कंट्रीब्यूशन आप छोड़ दीजिए, अगर वो एनपीएस नहीं लेना चाहता है तो वो पैसा अब आप फिर से वापस ले लो। आपने कंट्रीब्यूट किया तो वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितना भी है सरकार के पास चला जाएगा। तो वो रेवेन्यू एक साइक्लिक प्रोसेस में सरकार का पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? सीधे सरकार के पास पहुंच जाएगा, किसी ना कंपनी के पास जाएगा ना आपको मिलेगा। बदले में उसको ओपीएस के बराबर जितनी पेंशन बनती है वो दे दो। यानी अगर उसकी 20 साल की नौकरी है, आपके राज्य में मान लीजिए 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन थी, तो आपके राज्य में उसकी नौकरी 20 साल की है तो 20 साल में जितनी पेंशन बनती है 50 की जगह 40 बनेगी, 40% पेंशन दे दो। राजस्थान में मान लीजिए 28 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन है, 20 साल में रिटायर हो गया तो उतनी कम हो जाएगी। मतलब उसके राज्य का कानून जो ओपीएस का है उसके हिसाब से उसको तो कोई लड़ाई ही नहीं है। और सरकार का पैसा घूम करके किसके पास पहुंच गया? सीधे सरकार के पास। तो सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो सरकार के लिए भी ये फायदेमंद है जी। तो यानी कि सरकार का पैसा जो है फिर सरकार के पास वापस हो गया। तो जिस पैसे के लिए लड़ाई हो रही है कि कर्मचारी कह रहा है कि मेरा पैसा मुझे दे दो, सरकार कह रही नहीं हम तुम्हारा पैसा भी हम लेंगे, यानी पैसा सरकार भी खुश, हम भी खुश, सरकार भी खुश, कर्मचारी खुश। चलिए ये तो हम मान लिए कि 2 रास्ते हो गए कि 2 मॉडिफिकेशन जो मंजीत जी ने बताया। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने सहमत हैं कि ये जो रास्ता बता रहे हैं कि इस 2 मॉडिफिकेशन से, कि महज 2 मॉडिफिकेशन से, यानी कि जो देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए कि नहीं हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, वो लोग कह रहे हैं कि हमको हूबहू पेंशन चाहिए, तो कोई कह रहे हैं कि नहीं हमको ओपीएस जैसा चाहिए, चाहे नाम कुछ भी रख दे। ये आंदोलन खत्म होने में और सरकार के मतलब सरकार की जीत होने बस दो कदम की दूरी है, जो 2 कदम मंजीत जी ने बताया। तो आप ये बताइए कमेंट में ये जो 2 कदम, जो 2 मॉडिफिकेशन, जो 2 सुझाव दिए मंजीत जी ने कि एनपीएस में जो अभी मौजूदा प्रणाली है उसमें अगर हम 2 ये कदम ले लें, 2 ये मॉडिफिकेशन कर दें, ये ओपीएस का रूप ले लेगी। तो आपको ये सुझाव कैसा लगा आप ये कमेंट में बताइए। और जो हमने कहा कि यूपीएस की बात करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर यूपीएस में वो क्या रास्ते हैं जो कि ये भी एनपीएस में, जैसे हमने अभी समझाया इस वीडियो में कि वो 2 रास्ते जिससे कि एनपीएस ओपीएस हो जाएगा। तो हम आपसे फिर अगले वीडियो में समझेंगे अगले बारी में कि आखिर वो क्या रास्ते होंगे, 2, 4 जो भी हैं। कितने रास्ते हैं उसमें? एक ही रास्ता है उसमें। अच्छा उसमें एक ही रास्ता है। तो बहुत मजेदार होने वाला है कि आखिर वो एक रास्ता क्या है कि यूपीएस में वो ले लेने से वो ओपीएस हो जाएगा। तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने जटिल समस्या को जो कि सरकार के लिए देखिए नहीं कर रही तो मानेंगे जटिल समस्या ही है। सरकार के लिए इतनी बड़ी जटिल समस्या है कि कर्मचारी सड़क पर उतरे और सरकार मान नहीं रही है। तो इन्होंने बताया कि 2 रास्ते जिससे मौजूदा आपका एनपीएस ही जो है वो ओपीएस हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे, वो क्या रास्ते होंगे। मंजीत जी ने बताया कि एक ही रास्ता है वो, तो वो एक रास्ता क्या होगा जो इस यूपीएस को जो आने वाला है उसको ओपीएस बना देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिलेगा। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।